Yes, students, welcome to all of you. So, students, in the previous class, we have done the chapter number 14 biomolecules. So, today we are going to start the new chapter, chapter number 8 D and F block. Students, बहुत important chapter है, बहुत सिंपल भी है, थियोरेटिकल है, इसके अंदर न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है वैसे तो, ठीक है ना। अगर हम इसको ढंग से समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। चलिए चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोगों के सामने पीरियोडिक टेबल में आपके सामने बना रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर एस ब्लॉक आता है, यहाँ पे पी ब्लॉक, बीच में आता है डी ब्लॉक, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं, और ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एस और पी के बीच में आते हैं। ट्रांजिशन मीन्स बीच के, ठीक है ना, बीच के एलिमेंट है। आगे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट जो बेसिकली डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रांजिशन एलिमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन विच हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कहने का क्या है? मतलब कि कोई भी एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर कोई भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आप देख लो ना, कोई भी आप यहाँ पर डी ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पे जैसे कि आता है, सबसे पहले स्कैंडियम आता है, ठीक है ना। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आर्गन 4s2 3d1। डी के अंदर क्या आ गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। बेसिकली वैलेंस शेल में मैंने इसलिए कहा क्योंकि लास्ट में हम डी फिल करते हैं, ठीक है ना। वैलेंस शेल तो वैसे तो देखो जो है, आप ये कह सकते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, वैलेंस शेल नहीं कहेंगे, वैलेंस शेल गलत हो जाएगा वैसे, क्योंकि वैलेंस शेल तो 4 है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको हम क्या कह देंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जिनके डी ऑर्बिटल में, वैलेंस डी ऑर्बिटल में क्या आ जाए? जो बाहर वाला जो सबसे डी ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो इसमें 3d है, नीचे आएंगे तो 4d 5d, तो 4d से पहले 3d भी तो है, तो d का कहने का मतलब कि सबसे बाहर वाला जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हम क्या डिफाइन करेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द वन विच हैज़ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर कोई भी ग्राउंड स्टेट में उसके क्या हो, वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो यहाँ पर आते हैं लास्ट में बच्चों, यहाँ पे आता है जिंक, ठीक है ना, जिंक आता है। जिंक के बाद यहाँ पर आता है और जो एलिमेंट है कैडमियम, नीचे आएगा कैडमियम, फिर उसके नीचे आएगी मरकरी। इनका यहाँ पर, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, भले ये डी ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। कारण क्या है? जिंक का एटॉमिक नंबर देखो बच्चों 30 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d10। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फुल्ली फिल्ड है, 3d10 हो गया। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Zn2+, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d10। तो यहाँ से 4s2 में से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3d10 है, डी तो अभी भी फुल्ली फिल्ड है, चाहे उसका ग्राउंड स्टेट है चाहे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, तो इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। सेम कंडीशन कैडमियम है, सेम कंडीशन मरकरी है, Hg, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, n-1 d 0 to 10 और ns 0 to 2, 0 to 2, यहाँ पर 1 to 10 कर लेंगे, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, और एस में कितने होंगे? 0 से 2 तक, ठीक है ना। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वेयर एन क्या है? शेल नंबर, और बेसिकली n-1 क्या है? पेनल्टी मिलेट शेल। पेनल्टी मिलेट मतलब कि अंदर वाली। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर
जब S बाहर वाली शेल होती है, क्योंकि 4S ये तो सबसे बाहर वाली है, और जो 3D है कौन सी है, 4S से अंदर वाली, पेनल्टीमेट मतलब कि अंदर वाली, ठीक है ना, इससे जस्ट अंदर वाली जो शेल होगी। तो n-1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेनल्टीमेट शेल, और ये है शेल नंबर, मतलब कि जो हाईएस्ट शेल नंबर होगा वहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों बात करते हैं आगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले बात आएगी यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, बेसिकली दे शो ग्रेजुअली डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है या नहीं होता है। सॉरी मेल्टिंग पॉइंट करूँ, मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, गलती से बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज हो रही हैं उसमें मेटालिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। देखो आप देखते होंगे इधर मेटल्स हैं और इधर जनरली नॉन मेटल्स मिलते हैं, और यहाँ पर जैसे जैसे हम इधर चलेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। मेटालिक बॉन्ड्स इन द ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। इससे हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको तो बेसिकली मतलब है लेफ्ट टू राइट चलते हुए मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। अब बात आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मीन्स जैसे कि बच्चों H2 है तो उसको क्या बनाना है, HH बनाना है, एटमाइजेशन हो गया। अगर सोडियम है, सोडियम सॉलिड स्टेट में है तो उसको Na गैस बनाना है, ये भी गैस फेज में होंगे और ये भी गैस फेज में होंगे। गैसेस फेज में अलग अलग एटम बनाना है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है सॉलिड से गैसेस में बना लेना है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट मे बी ऑब्जर्व दैट द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एग्जिबिट मैक्सिमम एट द अबाउट द मिडल ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। देखो यहाँ पर सीरीज होंगी, ये 3D सीरीज, यहाँ पर ये 4D सीरीज, ठीक है ना, ये 4D सीरीज आ रहेगी बच्चों, नीचे 5D सीरीज, ठीक है ना, 6D सीरीज, इस तरह से सीरीज आएंगी ये। तो यहाँ पर 4D सीरीज है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, देखो जब यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मिडल में यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्कैंडियम का 3D1 आ रहा है, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम 22, आर्गन 4s2 3d2, फिर उसके बाद वैंडियम 23, आर्गन 4s2 3d3, फिर क्रोमियम, ठीक है ना, आर्गन 4s1 3d5, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्रोमियम के बाद आता है मैंगनीज 25, आर्गन 4s2 3d5। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट टू चलते हुए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब 5 के बाद अब मैं यहाँ पर Fe का लिखूंगा तो 3d6 हो जाएगा, तो D के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। तो यहाँ पर बच्चों देखना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उनको अलग करने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अलग मतलब कि ज़्यादा हो रहेगी, आइटम्स मतलब कि अलग अलग करना। तो यहाँ पर बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाते हुए मिडल तक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज होती है, आफ्टर दैट ये डिक्रीज हो जाती है। अब ये NCERT में देख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एक ग्राफ बना हुआ है फिगर 8.2 ट्रेंड्स इन द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट दिखा रखा है। पहले पीक बन रही है बीच में, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है ग्राफ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ग्राफ दिख जाएगा। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम कंडीशन आएगी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उनको अलग करना मुश्किल होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है ना। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, वही सेम ग्राफ, उसी से पहले ही यहाँ पर बच्चों NCERT में आपको एक ग्राफ और नज़र आ जाएगा यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है ना, फिगर 8.1 दिखा रखा है आपको। फर्स्ट पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ठीक है ना, क्रोमियम तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होने लग जाएगा। ऐसे ही सेकंड सीरीज़ में मोलिबेंडम तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होने लगेगा, और थर्ड सीरीज़ जो आपकी थर्ड सीरीज़ है ये, इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट पहले वैंडियम तक टंगस्टन तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। इंक्रीज कब तक होगा, मिडल तक जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है। देखो ना इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम तक पहले बढ़ेगा, स्कैंडियम, फिर उसके बाद टाइटेनियम, फिर वैंडियम, फिर क्रोमियम। क्रोमियम के अंदर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर वेरिएशन इन द एटॉमिक एंड द आयनिक
साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर बच्चों, आप लोग अपने बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक ग्राफ है, आप इसको ओपन कर लें, पेज नंबर 214, ग्राफ 8.3, फिगर 8.3 लिखा हुआ है वहाँ पर। यहाँ पर 3 लाइनें बना रखी हैं, एक ग्रीन से, एक ब्लू से और एक रेड से। एटॉमिक साइज देखो, फर्स्टली क्या होगा बच्चों, आपको पता है लेफ्ट राइट जा रहे हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये तो आपको पता ही है। लेफ्ट राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, कारण ये है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अब लेकिन बच्चों यहाँ पर ये तो बात समझ आएगी, स्कैंडियम से जिंक तक घटेगा। तो ये जो आपके यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है ग्रीन लाइन से, ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 3D सीरीज को। ग्रीन लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D स्कैंडियम वाली। देखो यहाँ पर उन्होंने डार्क लाइन बना रखी है, ठीक है ना, स्कैंडियम से जिंक तक की। अब आप यहाँ पर दूसरा वहाँ पे इस तरह से ग्राफ बना रखा है, बना के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इस तरीके से एक ग्राफ बन रहा है ये, तो ये हो गया स्कैंडियम वाला 3D सीरीज, ठीक है ना। अब जो 4D सीरीज है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ये थोड़ा सा गैपिंग आ गई क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो इसलिए ग्राफ वो ऊपर हो गया। ये है 4D सीरीज का, ये 4D सीरीज का है और ये 3D सीरीज का है। लेकिन जब हमने 5D सीरीज का ग्राफ बनाया, 5D सीरीज का ग्राफ कुछ इस तरह से गया, मतलब 4D के बिल्कुल पास से गया। कारण क्या हुआ 4D के पास से जाने का, कारण ये है क्योंकि देखो 3D 4D, यहाँ 5D आएगा, 5D में यहाँ पर बीच में आ जाता है ये जो यहाँ पर आता है लैंथेनियम, लैंथेनियम के बाद यहाँ पर F ब्लॉक आ जाता है, F ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे, फिर उसके बाद फिर D ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे। तो बेसिकली जो 5D है और 4D का साइज लगभग सिमिलर रहेगा क्योंकि बीच में यहाँ पर और बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे F ब्लॉक के, जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से साइज घट जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों मैं एक बार आपको बता देता हूँ साइज कैसे डिक्रीज होता है। देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि 14 यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे डी ब्लॉक के अंदर, तो वहाँ पे अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देते हैं, तो साइज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्कैंडियम में भी जिंक तक जब हम जा रहे हैं, देखो ज़्यादा डीप नहीं आया कर्व, यहाँ पर डिक्रीज तो हुआ है लेकिन बहुत मामूली सा डिक्रीज हो रहा है, ठीक ना, बहुत मामूली सा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन बात करें अगर 4D और 5D के बीच में, 4D में भी देखो डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा खास डीप कर्व नहीं आ रहा। लेकिन बच्चों जब हम 5D में आए तो 5D में जो डिक्रीज हुआ है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि देखो ऊपर से नीचे आते इंक्रीज होना है, तो जैसे यहाँ पे गैपिंग आई है उतनी गैपिंग यहाँ पे नहीं आई। कारण क्या है, कारण ये हुआ कि वहाँ पर 5D में क्या है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है D और F इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनका शील्डिंग इफेक्ट पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से उनका रिपल्शन कम हो रहा है। रिपल्शन होने की वजह से अट्रैक्शन वहाँ, मतलब कि रिपल्शन होने की वजह से साइज बढ़ नहीं रहा है, तो ओवरऑल साइज वहाँ पर इतना ज़्यादा ऊपर से नीचे आने पर नहीं बढ़ा। इसलिए 5D और 4D का साइज लगभग सिमिलर रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ पर एटॉमिक साइज के अंदर मैंने डिफरेंस बताया। और ये कारण क्या है, अगर कोई आपसे पूछे, आप यहाँ पे सिंपल सा कहेंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से आता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F एंड D इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर F और D इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बीच में, यहाँ पे 5D का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है साइज ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा ऊपर से नीचे आते हुए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आता है बच्चों एक हॉफनियम, यहाँ पे आता है जिरकोनियम। हॉफनियम और जिरकोनियम, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा जिरकोनियम Zr और नीचे आएगा हॉफनियम, ठीक है ना। अब हॉफनियम और जिरकोनियम का साइज जो है वो लगभग सिमिलर होता है। कारण क्या है, वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनका साइज जो है लगभग सिमिलर ही मिलेगा आप लोगों को, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम यहाँ पर फर्दर इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।